नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज बलूचिस्तान से आजाद रिपोर्टिंग करने का दिन है। आज आप टेलीविजन पर पहली बार बलूचिस्तान के असली हालात देख पाएंगे। आज बलूचिस्तान के लोग खुद अपने आंसुओं से आपको बताएंगे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है और पहली बार ये रिपोर्टिंग आज टेलीविजन पर होगी। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पाकिस्तान की सेना को कुछ भी करने की खुली छूट है। वहां पिछले 6 वर्षों में करीब 1000 लाशें बरामद की गई हैं और इनमें से बहुत सारी लाशें ऐसी थीं जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था। इसके अलावा बलूचिस्तान के 25,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अपहरण कर लिया गया और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि वहां की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना भी अब बहुत मुश्किल है। वहां के कुछ स्थानीय लोग चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें किसी तरह अपनी जान बचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि बाहर की दुनिया इन वीडियोस को देखकर यह पता लगा सके कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। और इस काम में भी कई बार 20 दिन से लेकर 1 महीना तक लग जाता है। यानी बलूचिस्तान के अंदर की खबरें बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसलिए बलूचिस्तान के असली हालात को समझने के लिए वहां जाकर रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी था। यह बहुत जोखिम भरा रिपोर्टिंग असाइनमेंट था, लेकिन जी मीडिया की टीम ने यह जोखिम उठाया और बलूचिस्तान से ग्राउंड रिपोर्टिंग की अपनी जान पर खेलकर। यह रिपोर्ट आज पूरी दुनिया को बलूचिस्तान का सच दिखाएगी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, यूनाइटेड किंगडम से लेकर दक्षिण एशिया तक हमारे सभी दर्शकों को आज ये रिपोर्टिंग मिस नहीं करनी चाहिए। कई बार जब सिस्टम साथ नहीं देता तो हालात से तंग आकर खिलाड़ियों को खुद रिपोर्टर बनना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की 9 साल की किक बॉक्सिंग चैंपियन तजामुल इस्लाम ने भी ऐसा ही किया है। तजामुल ने अपनी बदहाल स्पोर्ट्स एकेडमी को एक्सपोज करने के लिए एक मोबाइल फोन की मदद से रिपोर्टिंग की है और बाकायदा अपनी इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस रिपोर्ट में क्या है, आज हम पूरे देश को बताएंगे। इसके अलावा हम आपकी सेहत से जुड़ा एक बहुत जरूरी डीएनए टेस्ट आज करेंगे। इसमें हम आपको भारत सरकार की नई हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताएंगे और हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा एक विरोधाभास भी आपके सामने आज रखेंगे। हमारे देश में डायबिटीज के 7 करोड़ से भी ज्यादा मरीज हैं और उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए लगातार ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स की जरूरत होती है। लेकिन इन स्ट्रिप्स के दामों में जबरदस्त फर्क देखने को मिलता है। अलग अलग दुकानों पर सुविधा और मार्जिन के हिसाब से इन स्ट्रिप्स के दाम भी बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये एक अनैतिक परंपरा है और इसके खिलाफ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ये रिपोर्ट आपके और आपके परिवार के बहुत काम आ सकती है और इसलिए आपको इस रिपोर्ट का आज इंतजार करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सम्मानित किया गया। जीत की खुशी में तिरुपति मंदिर से प्रसाद के तौर पर आए लड्डू खिलाए गए। बैठक में पीएम ने सांसदों को ताकीद दी कि जीत से वो अति उत्साह में न आए और विनम्र रहें। पीएम ने कहा कि काम करने वालों को जनता ने जिताया है, इसलिए न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। पीएम ने जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने बीजेपी सांसदों को फरमान भी दिया कि वो 26 मई से पहले जनता के बीच 72 घंटे गुजारें और लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएं। उन्होंने कहा अभी हमको और काम करना है। केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, अन्य सरकारों का जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसको आखिरी आदमी तक पहुंचाना है। पीएम ने सांसदों को युवाओं से जुड़ने को भी कहा। पीएम ने कहा कि सभी सांसद मोबाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए सरकारी कामों का प्रचार करें। सारे सांसदों को तिरुपति का लड्डू मिला। ये हमारी सादगी और सरलता का परिचय है। हम जीत में भी विनम्र हैं। जनता के लिए, गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे। यही हम सबों का संकल्प है। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पहली बार राज्यसभा पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। विपक्ष के सांसदों ने तंज कसते हुए कहा कि देखो कौन आया है, तो एनडीए सांसदों ने शेर आया के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे पार्टी को जो राह दिखा रहे हैं, अमित शाह जी राह दिखा रहे हैं, उस राह पे और मजबूती के साथ चलना है, ये एक प्रण लिया है। कल लोकसभा में भी पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ था और उनके स्वागत में मोदी के नारों के साथ भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे।
बीजेपी 18 मार्च को यूपी के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकती है। पार्टी के विधायक दल की बैठक 18 मार्च को लखनऊ में होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का नाम तय हो सकता है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का बैठक 18 तारीख को 5 बजे लखनऊ में होगा। उसी में विधायकों से बातचीत करके वहाँ का नेता कौन हो वो तय करेंगे। इस बीच आज यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की तबीयत अचानक नासाज हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये थकान की वजह से हुआ और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस प्रकार की कोई जो विरोधी या किसी भी प्रकार की अफवाह फैला रहे हो, मैं सभी मीडिया के मित्रों से भी आग्रह करूंगा, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। उत्तराखंड में 18 मार्च को नई सरकार काम संभाल सकती है। कल देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। नए सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज के नामों की चर्चा है। ये किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की शपथ कौन लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मौजूद रहने की उम्मीद है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने आज शपथ ली। अमरिंदर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू समेत 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल तबियत ठीक नहीं होने से शामिल नहीं हो पाए। सुखबीर बादल भी नदारद थे। जैसे मैंने कल कहा, परसों कहा कि कांग्रेस पार्टी गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव जीती थी। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया, मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की। कैप्टन साहब के सामने बड़ा बहुत बड़ा एक पहाड़ हैगा जिन्होंने उन्होंने चढ़ना, क्योंकि जिस तरह सारे जानते हैं कि सारे ड्रग्स की वजह नाल इंडस्ट्री कोई है नहीं, किसान जमीना भी बांझ हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सरकार बनने के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभागों का भी बंटवारा कर दिया। गृह विभाग अमरिंदर ने खुद रखा है, जबकि मनप्रीत बादल को वित्त और ब्रह्म महिंद्रा को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। नवजोत सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें भी थम गयीं। सिद्धू को नगरीय प्रशासन के साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में पर्रिकर सरकार के पक्ष में 22 मत पड़े, जबकि 16 वोट उनके विरोध में पड़े। Right from beginning, they did not have number, and it was only hype, possibly because there was a demand which was coming that Digvijay stepped down as a general secretary. विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रोटेम स्पीकर ने बारी बारी पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खड़ा करके गिनती की। बीजेपी के 12, एमजीपी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों के अलावा एनसीपी के 1 विधायक ने भी विश्वास मत के पक्ष में वोट दिया। पूर्व सीएम प्रताप राणे के बेटे और कांग्रेस के विधायक विश्वजीत राणे वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। बाद में विश्वजीत राणे ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ये सब मजाक की चीज बना के रखा है ये प्रभारी लोगों ने, और मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी में कुछ फ्यूचर है। ये पार्टी में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं एमएलए शिप से रिजाइन देके खुद वापस लोगों के पास जाके फ्रेश मैंडेट लेके असेंबली में आऊंगा। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस 2019 में अकेले मोदी को नहीं हरा सकती। हो सके तो एक महागठबंधन, नहीं हो सके तो कम से कम एक गठबंधन हम सन 2019 तक बनाएं। 2-2.5 साल का समय है और फिर हम देखेंगे कि उस मुकाबले में कौन जीतेगा। मणिशंकर अय्यर ने पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग भी की। इससे पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी और प्रिया दत्त भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा बदलना बहुत जरूरी है। परिवर्तन हो, एक नया चेहरा, एक नई पार्टी का संकल्प, दशा और दिशा दोनों ही बदलने की जरूरत है। ज्यादा लीडर्स नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में ध्यान देना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि हमने रिपीटेडली देखा है कि वो काम नहीं कर रहा है। 2013 में राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस अब तक 24 चुनाव हार चुकी है।
चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है। बीएसपी प्रमुख मायावती और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता ईवीएम में छेड़खानी के आरोप लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि ईवीएम में धांधली की शिकायत की जाँच होनी चाहिए। जापान ने ये मशीन बनाई है और जापान में बैलेट से चुनाव होता है। चुनाव मशीनों से उन्हीं जगहों पर होता है जिनसे कंपनियों को पैसा कमाना है और ये यकीन भी दिलाना है कि आप हमें पैसा दोगे तो आप सत्ता में रहोगे। चुनाव आयोग के सलाहकार रह चुके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ईवीएम में पर्याप्त सिक्योरिटी फीचर्स हैं। The microcontroller chip in the EVM machine that is only programmable once only once. ये प्रोग्रामिंग उसमें बदल नहीं सकता।